हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। नई सीरीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं टू दी पॉइंट सीरीज, जिसमें केवल एनसीईआरटी से रिलेटेड बातें की जाएगी, उसको समझाने की कोशिश की जाएगी, उसके अलावा कुछ भी बात नहीं की जाएगी। जो अपडेटेड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होगा। जो न्यू एनसीईआरटी है उसी पैटर्न पर अपन यहाँ पर एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, या मैं कहूँ एक एक स्टेटमेंट को यहाँ से अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा अगर है आपके पास अभी तो, अदरवाइज नोटबुक लेके बैठ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एनसीईआरटी यहाँ पर क्लियर करवाई जाएगी। साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है वहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अपन चैप्टर वाइज देखेंगे, उसके बाद में यूनिट वाइज देखेंगे, उसके बाद में फुल सिलेबस वाला भी यहाँ से अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो चैप्टर अपना है वो है जीव और समष्टियां गुण। 12th क्लास का ये चैप्टर है, और आज के इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक रहने वाला है परिचय, और परिचय के साथ में अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे समष्टि गुण। क्लियर है? स्टार्ट अपन करते हैं। नीट, सीबीएसई और क्लास 12th वाले जो स्टूडेंट्स है उनके लिए आज का सेशन रहने वाला है। तो जीव और समष्टियां की अपन बात करते हैं। वैसे तो 11th क्लास में अपन डिस्कस करते हैं जीव क्या है, निर्जीव क्या है, जीवों की कुछ प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं। अगर बहुत सारे जीव मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज अपन वहां पर डिस्कस करते हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, जिसे अपन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। ठीक है, वर्गीय संवर्ग जिसे अपन बोलते हैं, जाति से लेकर किंगडम तक अपन चलते हैं। लेकिन वो एक अलग पॉइंट है डिस्कस करने का, और यहाँ जो जीव और समष्टि है वो क्या है, अलग है। जीव है वो किस टाइप से सर्वाइव कर रहा है, कौन कौन से कारक है जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, वो कारक क्या जैविक है या अजैविक है, अगर जैविक है तो किस टाइप से वो प्रभावित हो रहा है, और किस टाइप से वो बहुत सारे जीव मिल रहे हैं तो समष्टि का निर्माण वहां पर कर रहा है, वो इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में डिस्कस अपन करने वाले हैं। तो स्टार्ट अपन करते हैं। हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता और आश्चर्यजनक जटिलता है। ठीक है, जैविक विश्व की बात करें तो अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी, जिसे अपन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में भी अपन डिस्कस करते हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, वहां पर अपन बात करते हैं अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म की। हम जीव विज्ञानी संगठन के विभिन्न स्तरों पर अन्वेषी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास करते हैं। जीव विज्ञानी संगठन की बात करते हैं पर छोटा सा सेट, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर उनके आंसर्स भी मैं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर उनके हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं केवल पढ़ा के छोड़ दिया, रीड आउट करके छोड़ दिया, नहीं, जो सिंपल है उसमें तो क्या ही समझा है। अब जीव स्तर की बात करते हैं तो अलग अलग वैज्ञानिक जीव स्तर की बात करते हैं तो ये आपको सिंपल सा पता होना चाहिए। एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं, सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, कि संगठन की बात करते हैं जीवों की तो 3 या 4 प्रकार के संगठन होता है। एक होता है अपने पास कोशिकीय स्तर का, कोशिकीय जिसे अपन सेल्यूलर कहते हैं। देन उसके बाद में आता है उत्तक। बहुत सारे जब कोशिकाएं मिलती है तो उत्तक बनते हैं, बहुत सारे उत्तक जब मिलकर के काम करते हैं तो वो अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग जब मिलते हैं तो वो अंग तंत्र का निर्माण यहाँ पर करते हैं। अब कोशिका है तो इस कोशिका के अंदर क्या होगा भाई लोगों, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होंगे, कोशिकांग होंगे, यहाँ पर छोटे अणु हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वृत्त या लघु या सूक्ष्म जिसे अपन कहते हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं, जिनका अलग अलग काम यहाँ पर होगा। ठीक है, अब कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र जब मिलता है तो जीव बनता है, और जीव से जैविक जो तंत्र है वो यहाँ पर बनता है, समष्टि बनती है, समुदाय बनता है, और समुदाय से पारितंत्र, अपना जो इकोसिस्टम है वो यहाँ से क्या हो जाता है, बन जाता है। क्लियर? तो ये छोटे से बड़े लेवल की अपन बात करते हैं, वही अपने पास क्या है, अलग अलग संगठन के स्तर है। तो यहाँ पर अलग अलग संगठन के स्तर की अपन बात करते हैं तो इस संगठन के स्तर में आपके पास बृहत अणु, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोशिका है तो कोशिका के अंदर अलग अलग प्रकार के अणु मिलेंगे, बृहत भी हो सकते हैं, सूक्ष्म भी हो सकते हैं, जिसे बायोमोलिक्यूल या जैव अणु चैप्टर में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोशिकाएं होगी, उत्तक होगा, अंग होगा, व्यष्टि, फिर उसके बाद में जीव, समष्टियां, समुदाय, पारितंत्र, और जीवोम सबसे लास्ट में जो सबसे बायोम जिसे अपन कहते हैं वो बन जाता है, जो सबसे बड़ा आपके पास है। ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे, ऐसे कोई घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब बात करें इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में 2 प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। अब ये जो संगठन के स्तर है, जैसे अलग कोशिका से लेकर या वृहत अणु से लेकर बायोम की बात करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन अपने पास बनते हैं। पहला तो ये है कि जब हम बाग में सुबह सुबह बुलबुल को गाते हुए सुनते हैं तो प्रश्न उठता है कि पक्षी कैसे गाता है या पक्षी क्यों गाता है। ठीक है, अब ये सिंपल सा, अगर आप बाग में जाते तब तो सुनोगे, मोबाइल में बैठे रहोगे दिन भर तो कैसे सुनाई देगा। घूमने जाओगे बाहर तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। इसने एक उदाहरण लिया है, तो बुलबुल जो एक तो गा रही है कैसे,
ठीक है। और दूसरा क्यों, क्या उसके पीछे कोई पर्पस है, क्या उसके पीछे कोई रीजन है, कोई कारण है वो गा रही है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई ना कोई कारण होगा तभी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सेम वैसी बात है। तो गाते कैसे हैं, गाते कैसे, उसका रीजन क्या होगा, वहां पर उसके वोकल कॉर्ड होंगे, स्वर तंत्र उसका होगा यहाँ पर जिसमें कंपन होगा, उसकी वजह से आवाज बाहर आती है। क्यों गाते हैं इसका भी रीजन की बात करेंगे, तो प्रजनन वगैरह की बात करते हैं, भूख लग सकती है उसको, ऐसा भी हो सकता है, अपन को थोड़ी पता है कुछ, ठीक है। तो इसीलिए वो गाते हैं। तो कैसे प्रकार में, तो क्या होगी उसकी प्रोसेस आएगी, किस प्रकार से उसके वोकल जो कॉर्ड है या स्वर तंत्र की अपन जो बात कर रहे हैं उसमें कंपन हो रहा, तो उसमें पूरी उसकी क्रियाविधि आएगी, उसमें उसकी पूरी क्या आएगी, प्रोसेस वहां पर आएगी, ठीक है। और क्यों में उसके बोलने के पीछे का जो कारण है, जो लॉजिक है यहाँ पर, वो सिंपल सा आता है। तो कैसे प्रकार के प्रश्न के प्रक्रम में क्रियाविधि जानने के जिज्ञासा है, जबकि क्यों प्रकार में क्या उसका प्रक्रम का महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, वो यहां पर आएगा। इस उदाहरण में पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पक्षी में जो वाक तंत्र है जिसे वोकल कॉर्ड अपन कहते हैं अंग्रेजी में, और कंपमान अस्थि जो है जिसमें वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। अपने भी सेम में से टोटल अपने पास 4 कंपन होते हैं, 2 ट्रू और 2 फॉल्स होते हैं। तो जब कंपन होता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी बात सुन रहे हो आप वो यहां से जो आवाज है वो निकल रही है, ठीक है। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपने साथी से बात करने की आवश्यकता होती है, कहा जा सकता है। ऐसा भी तो सकता है उसको भूख लगी हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपको समझ में आना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी पढ़ के छोड़ दिया, नहीं करना अपन को ऐसा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब आप अपनी चारों ओर प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपके मन में निश्चित रूप से दोनों प्रकार के अनेक दिलचस्प प्रश्न उठेंगे। और ये जो दिलचस्प प्रश्न है जिनका जवाब हो सकता है आपको नहीं पता है, वो यहाँ पर मैं बता देता हूं। पहला तो ये है कि रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफेद क्यों होते हैं। दूसरा लिखा भ्रमर को कैसे पता चलता है कि किस फूल में मकरंद है। और तीसरा लिखा कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं। और चौथा लिखा चूजे अपनी मां को पहचान कैसे लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न लिखा, रात को खिलने वाले जो फूल है वो आमतौर पर सफेद क्यों दिखते हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि रात में जो व्हाइट कलर है वो इजिली विजिबल होगा, दृश्यमान होगा, इजिली देख सकते हैं जो भी कीट है या जो भी दूसरे जीव है वो, जिससे वहां पर वो चले जाए और अपनी प्रोसेस ले ले, जहां मकरंद उसको लेना है या परागण की प्रोसेस करवानी जो भी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, रात वाले पुष्प जो होते हैं वो क्या होते हैं, सफेद होते हैं। भ्रमर को कैसे पता चलता है कि किस फूल में मकरंद है। हो सकता है कि वहां पर उसको कोई खुशबू आए, स्मेल आए, कोई केमिकल हो वहां पर, उसकी वजह से उसको पता चल जाए। कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं, प्रोटेक्शन की वजह से, सुरक्षा की वजह से। ये सारा उद्विकास है एक टाइप का, जितने भी प्रश्न पूछे गए उद्विकास है, एवोल्यूशन है। चूजे अपनी मां को कैसे पहचान लेते हैं, आदि आदि। तो चूजे पहचानते हैं उस प्रोसेस से जिसमें लगभग 10 से 12 या अलग जीव में कुछ ऐसे होता है जिसमें 20 घंटे तक का समय लगता है अपनी मां को पहचानने का, ठीक है। वो एक एडेप्टिव प्रोसेस है वहां पर। तो ये कुछ प्रश्न जो है इनके आपको सिंपल सा ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है रात को खिलने वाले पुष्प के बारे में पूछा जा सकता है। आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कि पारिस्थितिकी एक ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवित तथा भौतिक अजीवी या एबायोटिक पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो पारिस्थितिकी की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर ओवरऑल ये बात क्या कर रहा है, जो जीव है जिसे अपन क्या कह रहे हैं, जैविक या बायोटिक जिसे अपन कह रहे हैं, जैविक या जीव जिसे अपन कहते हैं, और साथ में ए जैविक या ए बायोटिक जिसे अपन कहते हैं, ए बायोटिक। ए का मतलब अनुपस्थित और बायो मतलब जीव, जहां पर जैविक क्रियाएं अनुपस्थित है वो ए बायोटिक होता है, जिसमें हवा, तापमान वगैरह वगैरह आते हैं। जबकि जैविक की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, जीव आता है। तो इनके साथ में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, अंतर क्रियाएं होती है, पर्यावरण के बीच में पारस्परिक क्रियाएं होती है, और वही क्या है, पारिस्थितिकी की, ठीक है। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। आगे अपन पढ़ेंगे जैविक क्या है, अजैविक क्या है, वो सारा अपन जो भी यहाँ पर आएगा सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा अपन पढ़ रहे हैं अभी। तो मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवीय संगठन के चारों स्तर से संबंध की बात अगर अपन करते हैं तो चारों स्तर की अगर अपन बात करते हैं तो 4 स्तर यहाँ पर। पहला है जीव, ऑर्गेनिज्म खुद से, दूसरा है समष्टिय, तीसरा है समुदाय, और चौथा है जीवोम, ठीक है। जीव जब मिलते हैं तो समष्टिय, समष्टिय से बड़ा समुदाय, समुदाय से बड़ा जीवोम, जो पूरा सब कुछ विजिबल अपन को यहाँ पर हो रहा है। तो इस अध्याय में अपन क्या करेंगे, इन चारों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं कि इनमें अंतर क्या है, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपको अंतर पता चल जाएगा। जीव के बारे में तो आपको पता है, जो एक सिंगल मैं हूं, आप, एक कुत्ता है, बिल्ली, कुछ भी वो जीव।
समस्या मिलेंगे बहुत सारे जीव, उसके बाद में समुदाय और जीवों जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों की अपन यहाँ पर बात करेंगे, जैविक और अजैविक उन दोनों की यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जीव के बारे में तो अपन ने पढ़ रखा है, जीव के उसके बारे में पढ़ रखा है। अब अपन पढ़ते हैं समष्टियां। जीव के प्रॉपर्टीज अगर नहीं आपको पता है तो आप 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़िएगा, वहां पर आपको पता चलेगा। 5 पहले के एनसीईआरटी में बता रखा था, अभी तो सिलेबस को हटा दिया है वहां पर, ठीक है। उपापचय वगैरह, प्रजनन वगैरह कुछ डिफरेंस आपको बता रखा, वृद्धि वगैरह वो सब कुछ, वो जीव की बात करते हैं वहां पर। अब बात करेंगे समष्टियों की, ठीक है। ऐसा नहीं बोलोगे साहब जीव के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं बता रखा तो पढ़े कि नहीं पढ़े, बता रखा है, जगह जगह बता रखा है। समष्टियों की बात करेंगे, सबसे पहले समष्टियां गुण की अपन बात करेंगे। प्रकृति में हमें किसी भी जाति के पृथक एकल व्यष्टि के दर्शन विरले ही मिलते हैं। उनमें से अधिकांश सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते हैं, समान संसाधन का साझा उपयोग करते हैं अथवा उनके लिए स्पर्धा करते हैं, संकरण या इनब्रीड करते हैं और इस प्रकार वे समष्टि की रचना करते हैं। तो सिंपल सा कह रहा है, प्रकृति में अगर अपन कहीं पर भी देखें, आप इंसानों को देखो, क्या इंसानों का अकेला, अगर सारे इंसान अकेले रहें तो क्या उनका जीवन यापन संभव है? तो नहीं मिलेगा, सर बहुत ही रेयर मिलेगा। कोई लाखों करोड़ों में एक आध स्पीशीज या जाति ऐसी होगी जो रह सकती है, ठीक है, जिनको संसाधन की कम जरूरत है। लेकिन जैसे इंसान की अपन बात करें तो संभव ऐसा नहीं है। तो यही कहना चाह रहा है कि किसी भी एकल जाति की बात करेंगे, व्यष्टि की बात करेंगे, तो पृथक रूप से उनका जो सर्वाइवलेंस की अपन बात कर रहे हैं वो संभव नहीं है। वो किसी दूसरे के साथ में रहेंगे, किसी भौगोलिक क्षेत्र में समूह के साथ में रहेंगे। जैसे इंसान है, गाय भी है, कुत्ता भी, बिल्ली भी, पक्षी भी उनके साथ में रहता है, ठीक है। संसाधन जो है उनको क्या करता है, साझा करता है, ठीक है। अपन जो है सब्जियां खा रहे हैं तो दूसरे जीव भी, खरगोश वगैरह वो भी खा रहे हैं, तो अपन संसाधन का क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। यहाँ पर स्पर्धा कर सकते हैं, कंपटीशन वहां पर अपन कर सकते हैं, संकरण होता है। और वो इस प्रकार से जो सारा सब कुछ जो जीव यहाँ पर मिले हैं वो किसका निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, वो समष्टि का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निर्माण यहाँ पर सिंपल सा कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? जीव एकल है, वो आपके पास जीव है। जब जीव इन सारी प्रोसेस के साथ में साझा कर रहा, जीवन यापन कर रहा है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर समष्टि बन जाएगा। संकरण की बात करते हैं तो इसमें लैंगिक जनन कार्य अंतर्निहित है। लैंगिक जनन का आपको पता है सिंपल सा मतलब क्या होता है, अलैंगिक जनन से भी जन्म लेने वाले व्यष्टियों का समूह को भी पारिस्थितिक अध्ययन के लिए आमतौर से समष्टि मान लिया जाता है। क्लियर है? अलैंगिक जनन की बात करें, समष्टि अपन कह क्या रहे हैं, जीव है और जीवों का समूह है जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन यहां पर कर रहा है। तो अलैंगिक जनन भी एक प्रकार का जनन है जिसमें क्या होता है, जीव एकल जीव होता है, वो अपने समान संतति को उत्पन्न करता है। संतति तो उत्पन्न हो रही है, वो भी जीव ही है, इसीलिए क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन से भी जन्म लेने वाले व्यष्टियों का समूह को भी पारिस्थितिक अध्ययन के लिए समष्टि मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, आर्द्र भूमि में सभी जलकाक, वन क्षेत्र के सागवान, टीकवुड जिसे कहते हैं, सागवान के पेड़, संवर्धन प्लेट के जीवाणु, ठीक है, त्याग दिए गए आवास में चूहे। संवर्धन प्लेट आपको समझ में आता है, पेट्री डिसीज वगैरह जिसे अपन कहते हैं, वहां पर बैक्टीरिया वगैरह जो जीवाणु हो, और त्याग दिए गए आवास में चूहे और तालाब में कमल के पौधे आदि क्या है, समष्टि के कुछ उदाहरण है। सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले अध्यायों में आपने ये सीखा कि हालांकि व्यष्टि जीव वह है जो परिवर्तित पर्यावरण का सामना करे, प्राकृतिक वर्ण द्वारा वांछित विशेष को या ट्रेड को विकसित करने का कार्य समष्टि स्तर पर ही होता है। पहले का अध्याय का मतलब है उद्विकास, एवोल्यूशन की ये सिंपल सी बात कर रहा है, जिसके अंदर अपन क्या बोलते हैं कि व्यष्टि वो है जो क्या करता है, जब भी पर्यावरण चेंज होता है, जैसे मान लो आज टेम्परेचर है 30 डिग्री, आने वाले समय में वो हो गया 100 डिग्री। अब ऐसे जीव जो 100 डिग्री में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उन्हीं को अपन क्या किया, कहा गया व्यष्टि में शामिल किया गया था उस जीव में, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसी को सेलेक्ट करे जो उसके लायक है। अगर 30 डिग्री वाला सर्वाइव नहीं कर रहा, नेचर उसको मार देगी, छोड़ देगी वहां से, ठीक है। तो ऐसे जीवों को समष्टि स्तर पर लिया गया था पहले के अध्याय में, आपने सीखा है। इसीलिए समष्टि जो है इसीलिए समष्टि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी का समष्टि आनुवांशिक और विकास से जोड़ता है, ठीक है। पारिस्थितिकी क्या करता है, जो समष्टि आनुवांशिक है, जेनेटिक्स की बात कर रहे हो, जो विकास उद्विकास है उसको एक दूसरे से जोड़ रहा है। इतने लाखों करोड़ों सालों में जो विकास हुआ है, और जेनेटिक्स की बात करें जो जीव के जीन वगैरह, उन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ तो कौन सा नहीं हुआ, हुआ तो कौन सा हुआ, ये सारा एक दूसरे से जोड़ रहा है। बात करते हैं जीव की और समष्टि की। तो समष्टि में कुछ लक्षण यहां पर बताए जा रहे हैं, 2 से 3, जो सीधा सीधा स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं।
समष्टि में ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते। एक सिंगल जीव की अपन बात नहीं करते हैं। जैसे व्यष्टि जो है, जो जीव है, उसकी बात करें तो वो या तो बर्थ होती है उसकी, या डेथ होती है, या तो जन्म लेता है या वो मरता है। वहां पर दर की बात नहीं कर सकते कि जैसे मैं हूं, मेरा जन्म हुआ तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा मेरी जन्म दर कितनी है, मैं तो सीधा बोलूंगा कि जन्म हो गया या मर गया, है ना। जबकि मैं बोल दूं कि मेरा जैसे 100 है, उसमें लड़कियां भी हैं और उसमें लड़के भी हैं, उसमें इतने टाइम में 10 सालों में इतने पैदा हुए और 10 में नहीं इतने मरे हैं, तो वहां पर रेट आ जाएगी, दर वहां पर आ जाएगी। तो जो समष्टि है उसमें क्या होती है, दर होती है। अगर जन्म की दर है तो उसे जन्म दर बोलते हैं, मृत्यु की दर है तो उसे मृत्यु दर अपन बोलते हैं। जबकि जीव में केवल जन्म या डेथ की ही अपन बात करते हैं। तो यहाँ जो दर होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहेंगे। इसीलिए दर को समष्टि के सदस्यों के संबंधों में संख्या में परिवर्तन के रूप में प्रकट किया गया है। अब परिवर्तन या तो पॉजिटिव हो सकता है या क्या हो सकता है, नेगेटिव यहां से हो सकता है। परिवर्तन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव यहां से हो सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो पिछले साल कमल के कितने पौधे थे, 20 पौधे थे, ये 20 थे आपके पास। अब आपके पास टोटल जन्म द्वारा 8 नए पौधे आ जाते हैं, तो 20 में प्लस हुए कितने, 8, तो 28 आपके पास हो गए, है ना। समस्या 28 हो जाती है, तो जन्म दर अपनी कितनी हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 20 में 8 नए आए हैं। तो यहाँ जो प्रतिवर्ष कमल की बात करेंगे, परिकलन या कैलकुलेट यहाँ पर अपन उसे कर लेते हैं। अगर प्रयोगशाला समष्टि में 40 फल वक्यों में से 4 व्यष्टि किसी विशिष्टीकृत समय अंतराल में मान लीजिए कि एक सप्ताह के दौरान मर जाते हैं, तो वो क्या होगा, टोटल अपने पास है कितनी, 40 है, उसमें से 4 यहाँ पर खत्म हो जाती है, तो जो रेट वो आएगी वो कितनी आएगी, 0.1 व्यष्टि प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह यहाँ पर कहलाएगी। जो टाइम पीरियड है वो भी यहाँ पर अपन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला आपके पास हो गया कि जन्म दर या मृत्यु दर अपन उसे कहेंगे, ना कि जन्म या मृत्यु। समष्टि के लिए, जीव के लिए तो अपन जन्म या मृत्यु कहेंगे। दूसरा बात करेंगे, जैसे मैं हूं, मैं मेल हूं, कोई दूसरी है तो वो फीमेल है, तो वहां पर अपन बात करते हैं उसके लिंग की, ना कि उसके अनुपात की। या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। जबकि अगर मैं बात कर लूं कि मैं 100 जीव यहां पर ले लूं, उसमें से अगर मैं 100 ले लूं, उसमें से मान लीजिए कि 40 आपके पास मेल है और 40 आपके 60 आपके पास क्या है, फीमेल है। तो यहां अगर अनुपात देखेंगे, रेशियो देखेंगे, तो कितना आएगा, 4:6 या 2:3 अपन कहेंगे, तो वो आपके पास अनुपात आ जाएगा। तो समष्टि की अगर अपन बात करते हैं तो समष्टि में क्या होगा, दूसरा विशिष्ट गुण है लिंग अनुपात यानी नर एवं मादा का अनुपात यहां पर होगा। जैसे सिंपल सा लिखा कि समष्टि का 60% स्त्री और 40% नर है, 4:6 कह लीजिए, 2:3 से आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि किसी दिए गए समय में समष्टि भिन्न आयु वाले व्यक्तियों से मिलकर बनती है। अलग अलग यहाँ पर क्या होगी, एज होगी। ऐसा नहीं कि फिक्स है कि 25 साल, 30 साल, 16 साल, 20 साल, ऐसा नहीं है। अलग अलग टाइप की जो उम्र वाले जीव है वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर आपको दे रखा पिरामिड, इसको देख करके बताना है कि किसमें जनसंख्या बढ़ सकती है और किसमें घट सकती है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें, अगर समष्टि के लिए आयु वितरण दी गई आयु अथवा आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत आलेखित किया गया है, जो बनने वाली संरचना आयु पिरामिड कहलाती है। तो ये क्या है, आयु पिरामिड है। यहाँ पर जो बता रखे हैं तीनों, ये क्या है, आयु पिरामिड है। मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड आमतौर पर नर और स्त्रियों का आयु वितरण संयुक्त आरेख दिखाता है। इसमें नर और मादा की बात नहीं करता, वो एक साथ ही है। जैसे 100 की मैंने बात की, इसमें 40 नर थे और 60 क्या थी, मादा थी। उसमें हो सकता है कि 2 नर 2 साल के हो, कुछ 10 साल के हो, कुछ 15 साल के हो। फीमेल में भी सेम ऐसा ही केस आपके पास होगा। तो वो यहाँ पर आयु वितरण जो है संयुक्त बता रहा है, ऐसा नहीं कि नर और मादा अलग अलग है। पिरामिड का आकार समष्टि की स्थिति प्रतिबिंब करता है, क्या ये बढ़ रहा है, घट रहा है या स्थायी। से इनको देखकर अगर अपन बात करें, यहाँ पर 3 एज के नाम यहाँ पर लिखा, जन्म पूर्व, जनन सक्षम और जन्मोत्तर, मतलब जन्म के उत्तर में या बाद में। जन्म पूर्व यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ये जो येलो कलर में बताया जा रहा है जन्म पूर्व, मतलब जन्म से पहले। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो नीचे वाला जो बेस है वो क्या है, चौड़ा है, मतलब आने वाले समय में ये बच्चे आएंगे और जन्म करने में सक्षम होंगे। ठीक है, जबकि अपन बात करें जन्मोत्तर, या आपके पास जन्मोत्तर मतलब बाद की बात कर रहे हैं, जिसमें एज बढ़ चुकी है, वो अब प्रजनन नहीं कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापे की अगर अपन बात करें, और जन्मक्षम की बात करेंगे तो ये रिप्रोडक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो संख्या है, जैसा भी जन्म पूर्व की है, जन्म पूर्व की मान लीजिए यहाँ पर 200 है, 200 बच्चे पैदा होंगे, तो आने वाले 25 साल में, क्योंकि वैसे तो 14-15 साल में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 25 साल में उनकी शादी होती है, तो वो क्या करेंगे,
और ज्यादा अपने समान संतति उत्पन्न करेंगे तो आने वाले समय में आपकी जो जनसंख्या होगी वो क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर दूसरे केस में अगर अपन बात करें तो यहाँ जो जन्म पूर्व है और ये जो आपको बताया जा रहा है जननक्षम, ये क्या है, समान है। आने वाले जो बच्चे हैं और जो पहले भी 25 बच्चे थे, जो 25 लोग थे जो रिप्रोडक्शन कर सकते थे, 25 जीव थे जो रिप्रोडक्शन कर सकते थे, और अब वापस से ही 25 का ही बर्थ होगा, तो क्या जनसंख्या में चेंज होगा? नहीं होगा। फिर सबसे लास्ट में बात करेंगे, ये आपके पास जन्म पूर्व 25 नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, नए जीव जन्म ले रहे हैं, और पहले जो रिप्रोडक्शन कर सकते थे वो 50 थे, तो अब जो जनसंख्या होगी वो क्या होगी, कम यहाँ पर होगी। तो ये घटती हुई, आपको इन तीनों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, तो समष्टि का साइज आवास में उसकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है, साइज जो है वो, ठीक है। समष्टि हम कैसे भी पारिस्थितिक प्रक्रम अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, भले ही ये दूसरी जातियों से स्पर्धा का परिणाम हो, परभक्षी का प्रभाव हो, या पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड या अनुप्रयुक्त या अप्लाइड करने का प्रभाव, हम उनका मूल्यांकन हमेशा ही समष्टि के साइज में कोई परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। समष्टि के साइज में परिवर्तन की जैसे बात करें, जैसे मैं बोलूं 100 जीव है अभी जहां पर मैं रह रहा हूं, अब वहां पर जैसे कीट थे, मैंने पीड़कनाशी डाल दिया, अब 100 से वो हो गए मान लो 10 ही हो गए, क्योंकि पीड़कनाशी उनको मार देंगे, ठीक है। या 100 पर किसी दूसरे ने अटैक कर दिया, उनको खा लिया, जो भी हुआ 50 ही रह गए, ठीक है। तो वो आपके पास क्या हो रहा है, एक तरह से प्रभाव यहां पर हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि समष्टि का जो साइज है वो आवास में उसकी स्थिति के बारे में बताता है। क्या उसको खाने वाले को पलट कर जवाब दे रहा है, या उसको खा गया, या खुद ही शिकार हो गया, ठीक है। तो वो आपके पास सिंपल सा है। प्रकृति में समष्टि के साइज की इतनी कम संख्या में भी, समष्टि का साइज बहुत कम है, 10 से कम किस्म भरतपुर आर्द्र भूमि क्षेत्रों में, जो साइबेरिया, सारस है, या किसी साल लाखों में हो सकती है तालाब में क्लेमाइडोमोनास। तो ये कह रहा है कि समष्टि का जो साइज है छोटा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे भरतपुर की ये बात कर रहा है, वहां पर जो साइबेरियन सारस है वो 10 से कम भी होता है कभी कभी, या दूसरे केस में बोल रहा है कि तालाब में जो क्लेमाइडोमोनास है या जो एल्गी है, जिसे एल्गी का एक एग्जाम्पल है, वो लाखों में होती है। तो मतलब क्लेमाइडोमोनास के जो तालाब है वो क्या सूटेबल वहां पर है किसी समय पर, हरिवसन है। तो यह आवश्यक नहीं है कि समष्टि को जो अधिक तकनीकी रूप में समष्टि घनत्व है एन के रूप में भी लिखते हैं, ठीक है। यह आवश्यक हमेशा के लिए नहीं है, वो चेंज होता रहता है, एन जो है घनत्व जो वो चेंज होता रहता है। हालांकि समष्टि घनत्व की सबसे उपयुक्त माप आमतौर पर कुछ संख्या है, कुछ मामलों में यह अर्थहीन होती, मतलब इसका निर्धारण क्या होता है, कठिन यहां पर होता है। जैसे किसी क्षेत्र में अगर 200 गाजर घास या पार्थेनियम हिस्टेरोपोरस पादप है, लेकिन यह केवल एक अकेला बड़ा वितान कैनोपी वाला बरगद का विशाल वृक्ष है, तो यह कहना है कि पार्थेनियम के सापेक्ष बरगद का समष्टि घनत्व क्या है, कम है। सिंपल सा समझ में आ रहा आपको। किसी भी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसमें जैसे गाजर है, उसके कितने हैं पादप है, 200 है। तो गाजर तो होती तो इतनी छोटी छोटी सी होती है साहब, लेकिन बात करें दूसरे केस में, जो बरगद है वो बहुत बड़ा होता है गाजर के कंपैरेटिवली, तो उसका जो भार होगा, वृक्ष का जो भार होगा वो तो गाजर से ज्यादा है, लेकिन घनत्व की बात करेंगे वो क्या है, कम है। इसीलिए कह रहा है कि ये क्या है, कभी कभी क्या हो जाता है आपके पास अर्थहीन यहां से हो जाता है। आगे अभी आएगा जैव भार की अगर अपन बात करेंगे यहां पर, तो उस समुदाय में बरगद की महत्वपूर्ण भूमिका को अवकलन करने के बराबर है। ऐसे मामलों में समष्टि साइज के माप के लिए अपन क्या करते हैं, प्रतिशत आवरण अथवा जीव भार, बरगद बहुत बड़ा अपने आप, उसका भार गाजर से भी 200 गाजर से भी ज्यादा होगा, वो आपके पास बायोमास के सेंस में अपन देखेंगे, ना कि घनत्व के सेंस में। अगर समष्टि बहुत बड़ी है और गणना करना असंभव है और बहुत समय लगने वाला, तो कुल संख्या को अपनाने का आधार भी सरल नहीं। बैक्टीरिया बात कर लो, दिखते थोड़ी है, गिन थोड़ी सकते हैं उनको एक एक को पकड़ करके, तो वहां पर जो समष्टि घनत्व है वो भी क्या हो जाता है, अर्थहीन यहां पर हो जाता है। जैसे लिखा है सिंपल सा कि प्रयोगशाला में पेट्री डिश में जीवाणुओं का घना संवर्ध है, तो कैसे अपन मापेंगे, ठीक है। तो कभी कभी पारिस्थितिक अन्वेषणों के लिए निरपेक्ष समष्टि घनत्व जानने की आवश्यकता नहीं है, आपेक्षिक घनत्व से भी उद्देश्य की पूर्ति भली भांति हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा, प्रति पाश या ट्रे पकड़ी गई मछलियों की संख्या, जैसे मान लो एक बार में जो मेरे पास मछली पकड़ने वाला जो कांटा है या जो जाल है, उसमें मैं एक बार में इतनी मछलियां पकड़ता हूं किसी क्षेत्र में, तो पूरे तालाब का मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अब इसमें इतनी मछलियां हुई होगी या रहेगी, ठीक है। तो झील में कुल समष्टि घनत्व की काफी ठीक माप है, एक बार में पकड़ी गई मछलियां। हम बहुधा समष्टि के साइज की बिना वास्तव में गिने अथवा बिने देखे अप्रत्यक्ष रूप से आंकलन करते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय उद्यान और बाघ आरक्षित रिजर्वेंस में बाघ की गणना प्राय पग चिन्हों और मल गुटिकाओं पर आधारित होती है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, कि रिजर्व जो है, रिजर्व है जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर जो बाघ वगैरह, ऐसा नहीं है कि बाघ को नजर रखेंगे सब तरफ सीसीटीवी लगा कि यहाँ पर जा रहा है वहां पर जा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं वो, ऐसा तो एक कमरा या मकान थोड़ी जो पता लग जाएगा, या गार्डन छोटा सा। तो वहां पर क्या किया जाता है, जो उनका जो पग मार्क है, मतलब उसके जो पांव के जो मार्क होते हैं या जो मल है उनका, उस पर आधारित ये होती है, उनकी जो गणनाएं होती है वो पग मार्क देख लेते, छोटा है बड़ा है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ यहाँ से देखा जाता है और पता किया जाता है उस समष्टि के बारे में। क्लियर है इतना सा? तो आज के सेशन में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जब मिलते हैं तो इसका आगे वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे, समष्टि की जो बात करेंगे गुण के साथ में, आगे वाला जो पार्ट है वो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अगर आपको इस सेशन में किसी भी टाइप का आपको दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, 100% आपको जवाब मिलेगा। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है तो इंस्टाग्राम पर मुझे इस आईडी पर आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, MYDHARMEN, ये वाली शक्ल आपको दिखेगी, वहां अपने डाउट की पिक्चर भेज सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ सकते हो, एनसीईआरटी का कोई स्टेटमेंट समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, मॉड्यूल जो आप किसी कोचिंग में जा रहे हो वहां से आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, मतलब सारा सब कुछ यहाँ से डिस्कस कर सकते हो सब्जेक्ट से रिलेटेड इसी आईडी पे। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।